हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट हिमांशु तिवारी। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न था कि सर एफआईआर के बारे में बताइए। अगर हमें एफआईआर करवानी है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के करवानी होती हैं। पहले तो हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए ऐसी हम एप्लीकेशन बनाएं। होती क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग करें तो एफआईआर में अपनी चीज़ों को अच्छे से लिखवा सकें। क्योंकि कई बार होता है पुलिस अधिकारी जो है आप लिख करके देते हैं एप्लीकेशन में, वो लिखता ही नहीं है, वो मना कर देता है कि आप ऐसा नहीं लिखवाइए, ऐसा लिखवाइए जो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो। काफ़ी लोग इस बारे में भ्रमित हो जाते हैं कि जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो एफआईआर में लिखी जाएगी कि नहीं, नहीं लिखी जाएगी तो क्या होगी। अगर उसका मैं तहरीर बना रहा हूँ एफआईआर होने से पहले, जो आप एक अपनी पूरी घटना के बारे में जानकारी एक जगह लिख के देते हैं थानाध्यक्ष को या फिर थाने पर ले जा कर के, चौकी पर ले जा कर के, वहाँ से ही शुरुआत होती है एफआईआर की। तो जब आप बातें एप्लीकेशन में लिखना शुरू करें तो ये ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना लिखें कि जो कल के लिए आपको ही वो लगे कि कॉन्ट्रेरी हो रही है, मतलब दो जगह आप जवाब उसका दे रहे हैं गलत। जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे कह दिया घटना के बारे में कि वहाँ 5 लोग उपस्थित थे और फला फला का नाम है। उसके बाद आप जा कर के बाद में किसी स्टेटमेंट में आप कहते हैं नहीं वहाँ पे वो लोग नहीं थे। तो जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचना करता है, उसको ये बातें ध्यान में रखनी होती है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एफआईआर के बारे में, एफआईआर होती क्या है, लिखवाई कैसे जाती है, नहीं लिखी जाती तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट केस कैसे ट्रीट होता है, इस बारे में पूरी कंप्लीट हम लोग आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एट लास्ट मैं ये भी आपको बताऊंगा एफआईआर लिखी कैसे जाती है। जब आप अगर ये कहें एफआईआर कहना तो एफआईआर तो लिखेगी पुलिस। अगर हम लोग कहें कि एक इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर तहरीर जो होती है, तहरीर जो आप देंगे वो कैसे लिखी जाए, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एफआईआर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। इसकी जो परिभाषा दी गई है बीएनएसएस में 173 में इसको डिफाइन किया है। एक्चुअली वहाँ पे डेफिनेशन कम एक प्रोसीजर ज़्यादा बताए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझते हुए चलेंगे। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट द पुलिस मेक व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये एक दस्तावेज होता है। और कैसा दस्तावेज होता है? लिखित दस्तावेज होता है। एफआईआर अगर कोई कह रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तमाम बार फ्रॉड भी होता है, लोगों को मैसेज आता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो आप उनसे कुछ चीज़ें मांग सकते हैं कि एफआईआर नंबर हमको बता दीजिए, एफआईआर नंबर बता दीजिए क्या है। एफआईआर जब नंबर बता दें तो ईयर सेम पड़ा होगा, ये आप उससे मैच करा सकते हैं। उसके बाद वो किस स्टेशन पे रजिस्टर हुई है, आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, और किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर आप उससे पूछ लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सच में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है कि नहीं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो ये दस्तावेज होता है, कैसा? लिखित में दस्तावेज होता है। अब जनरली ऑनलाइन भी एफआईआर आपको मिल जा रही हैं, कुछ एफआईआर जैसे हत्या की हो गई, रेप की हो गई, छोड़ करके। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें when they receive about a cognizable offense, एक चीज याद रखना है आपको, cognizable offense का ये मतलब होता है संज्ञेय अपराध, इसको हिंदी में कहते हैं, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर सामान्य भाषा में कहें कि जो अत्यंत गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, ऐसे अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, संज्ञेय अपराध कहा जाता है। जब इसकी सूचना किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है तो वो एफआईआर रजिस्टर आपकी करता है। आगे लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस अबाउट द क्राइम। ये पहली चीज़ होती है जो किसी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी लिखता है, क्योंकि जैसे ही वो अपराध के बारे में सूचना पाता है
ये उसका दायित्व तो हो जाता है कि अपराध को एक सूचीबद्ध तरीके से एफआईआर में लिख के उसे आगे बढ़ाए, इन्वेस्टिगेशन चलाए। हाउ इज एन एफआईआर मेड? कैसे ये बनाई जाती है? द एफआईआर इज मेड व्हेन द पुलिस रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्राइम। ठीक है, जब एक पुलिस अधिकारी कोई इंफॉर्मेशन पाता है कि कोई घटना घटित हुई है, कोई अपराध घटित हुआ है। द एफआईआर इज यूजुअली मेड आफ्टर अ पुलिस कंप्लेंट इज मेड। जब आप एक पुलिस कंप्लेन करते, पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, तब वो बनाई जाती है। द एफआईआर कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द क्राइम। एफआईआर में क्या होगी? जो अपराध घटित हुआ है उसके बारे में बताई जाएगी, सच एज डेट होगी, उसमें टाइम होगी कि कहाँ पे घटना घटित हुई है। आइडेंटिफाई ऑफ द एक्यूज, अगर कोई है वहाँ आइडेंटिफाई किया गया जो अपराध किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसमें होगा कि वो फला आदमी था। द एफआईआर इज रजिस्टर्ड इन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। एफआईआर रजिस्टर में उसको संख्या को लिखते हुए रोजना मचा जिसे कहते हैं आप, डेली डायरी जो होती है, उसमें भी उसको वो मेंशन करता है। एफआईआर रजिस्टर्ड करेगा कि नहीं करेगा ये अलग का मैटर हो जाएगा, लेकिन जो आप उसको कंप्लेंट देंगे उसमें वो उसको अपने डेली डायरी में ज़रूर नोट करेगा। और उसको कई बार जब होता है कि चीज़ें कॉन्ट्रेरी होती हैं तो जज जो होता है, जो ट्रायल कर रहा होता है, वो उसको मंगा करके देख भी लेता है कि क्या सच में ये चीज़ें हुई हैं या फिर पुलिस वालों से मिल करके कोई कॉन्स्पिरेसी भी हुई है। ओके, नेक्स्ट है कि द पुलिस बीइंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर। पुलिस अधिकारी तभी एक करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन जब वो एफआईआर रजिस्टर कर ले। उससे पहले उसके पास ये अधिकार होता है कि जब उसके पास कोई प्रार्थना पत्र आता है या फिर कोई शिकायत पत्र आता है कि साहब ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ हुआ है, और उसको लगता है कि एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेते हैं, एक इंक्वायरी कर लेते हैं क्या सच में ये हुआ है, वो उसे भी करवा सकता है, जिसको प्री इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, प्री इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने ले जा कर के एक शिकायत पत्र दिया कि फला फला चीज़ हमारे साथ हो गई है, अब पुलिस वाला बाउंड हो गया तुरंत से करने के लिए। नहीं, पहले वो प्री इन्वेस्टिगेशन आपके मामले का करवा सकता है अगर उसे आवश्यकता लग रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हु कैन फाइल एन एफआईआर। एफआईआर कौन फाइल कर सकता है? एफआईआर सूचना देने के लिए कौन जा सकता है? तो विक्टिम जा सकता है, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे उस घटना के बारे में जानकारी, वो कोई भी आदमी है जो विक्टिम की तरफ से जाना चाहे। हो सकता है कोई आदमी हिट एंड रन करके किसी को भाग जाता है, कोई आदमी देखा तो उसको फ़ोन करके या फिर पुलिस को जा करके नियरेस्ट थाने पे जा करके वो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। या फिर कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें विक्टिम स्वयं आने के काबिल नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के जिसको घटना के बारे में सही जानकारी है, वह एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए पुलिस को सूचना दे सकता है। ठीक है, आगे देखें, द एफआईआर शुड बी फाइल्ड क्विकली एंड विदाउट डिले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पे। जैसे ही आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आपको एफआईआर जितनी जल्दी आप करा पाएँ। होता क्या है, जब आप डिले करते हैं तो ये मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, आगे जब भी आपकी प्रोसीडिंग होती है, जैसे उसे बेल देना हुआ, ट्रायल चल रहेगा, उस टाइम पे कोर्ट ये मान ले जाती है कि ये लोग गए हैं, घटना घटित हुई है, प्लानिंग की है, किसे किसे फंसाया जाए, उसके अकॉर्डिंग एफआईआर रजिस्टर करी गई। तो जब आप डिले करेंगे, लेकिन अगर आप विद इन टाइम आ जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि नहीं, कोई डिले नहीं हुआ था, एज इट इज जैसे घटना हुई, इनको सोचने समझने का टाइम नहीं, तो आकर के पुलिस अधिकारी को सही सही सारी बातें बता दिए, कोई प्री प्लानिंग नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्विकली होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और किसी बिना डिले के होनी चाहिए। डिले, कई लोग कहते हैं क्या डिले हो गई है, ज़्यादा हो गई तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी घटना चाहे जब घटित हुई हो, कोई अपराध अगर बनता है तो उसकी आप चाहे जितने दिन बाद भी, या कहे महीनों बाद, सालों बाद भी अगर घटना के बारे में ले जा कर के पुलिस अधिकारी को कंप्लेन देंगे कि साहब ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ हुआ था, तो वो एफआईआर में रजिस्टर्ड हो सकती। वहाँ डिले इतना ज़रूरी है वो माना जाए, लेकिन ये कोर्ट का व्यू होता है, ये माना जाता है कि अगर आदमी ज़्यादा देर करके आ रहा है तो इसका मतलब ये उसमें सहभागिता ये इसकी थी,
तभी ये एफआईआर रजिस्टर करवाने नहीं आया, नहीं तो वास्तव में अगर ये पीड़ित होता तो जल्दी से जल्दी ये आ जाता, एफआईआर रजिस्टर करवाता। ओके, वेयर टू फाइल एन एफआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बन रहा है, हम लोग एफआईआर कहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं। तो कहा गया यू शुड विजिट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका जहाँ घटना घटित हो रही है वहाँ पे जो नियरेस्ट सबसे नज़दीकी थाना है वहाँ पर जा कर के आप एफआईआर के बारे में सूचना दे सकते हैं, अपराध के बारे में सूचना दे सकते हैं। प्रिफरेबली द वन इन हुज जुरिस्डिक्शन द क्राइम अकर्ड। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अपराध की जो सूचना है दे रहे हैं वहीं पे अपराध घटित हुआ, उस जुरिस्डिक्शन में घटित हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं है दूसरी जगह है तो लिखा नहीं जाएगा, अभी हम लोग उसके बारे में आगे देख लेंगे। उसे 0 एफआईआर के नाम से जानते हैं। ओके, एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द ड्यूटी ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे आप एसएचओ कहते हैं। अब जनरली लोगों को ये भ्रम होता है कि एफआईआर करवाने गए और वहाँ पे बता दिया गया कि एसएचओ साहब बाहर हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर अभी हैं नहीं, आप बाद में आइएगा। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, जब भी ऐसा होता है, जब एसएचओ अपने जुरिस्डिक्शन से कहीं से बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पे किसी अधिकारी को, कोई भी एसआई रैंक का होगा, उसको एक पावर डेलीगेट करके जाता है। उसको क्या करता है, पावर डेलीगेट कर देता है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आपको ये पावर है। तो वहाँ पे डे में भी और नाइट में भी एक अधिकारी ऐसा बनाया गया रहता है जो आपके एफआईआर के बारे में, जो आपके अपराध हुई, जो शिकायत दर्ज करवाना है, उसके लिए एक अधिकारी हमेशा होगा। आप उनसे जानकारी ले सकते हैं इस समय के अधिकारी यहाँ पर कौन है, जो एफआईआर लिखने के लिए एसएचओ के अनुपस्थिति में उनको दायित्व सौंपा गया है। तो वहाँ पे अगर जानकारी नहीं दी जाती तो ये बातें भी आप बाद में कोर्ट को बता सकते हैं, इस वजह से मेरी एफआईआर में डिले हुई, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं था। ठीक है, ये भी आपके लिए ग्राउंड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज एफआईआर इम्पोर्टेंट। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है एफआईआर करवाना। जब भी आप के बारे में ये कहा जाता है, कई बार एक अगर एग्जांपल लें तो कोई नई नई शादी होती है किसी की, तो अगर महिला क्या करती है, फांसी लगाने के लिए क्या करती है, धमकी देती है कि मैं फांसी लगा लूँगी और पूरे परिवार को फंसा दूंगी, पूरा परिवार आपका फंस जाएगा, कंप्लीट फैमिली जो होगी वो फंस जाएगी। अब वहाँ पे लोगों को लगता है अरे ठीक है, मजाक ही तो चल रहा है, मजाक ही तो चल रहा है। बाद में होता क्या है, अगर वो सच में जिस दिन फांसी लगा लेती है तो पूरा परिवार जेल में चला जाता है। और जब कोर्ट ये पूछती है कि अगर ये पहले से धमकी दे रही थी तो क्या आपने कोई एप्लीकेशन बना करके थाने पे दिया था कि साहब हम ऐसे ऐसे धमकी मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो ये मान लिया जाएगा कि आप डाउरी डेथ में शामिल थे। अगर 7 ईयर के अंदर उसकी डेथ होती है तो क्या मान लिया जाएगा कि आप डाउरी डेथ के में सहभागिता कर रहे थे, तो उसके साथ क्रुएल्टी हुई तभी वो एक्सपायर करी है। तो इस वजह से जब भी ऐसी कोई बात आए, जब भी आपके साथ कोई टॉर्चर हो, कोई पीड़ा है, कहीं से भी किसी के द्वारा आपको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप एक एप्लीकेशन बना करके पुलिस स्टेशन पे दें और वहाँ पे रिसिप्ट आप उसकी ले लें कि हमने फला चीज़ की जानकारी दी थी, अगर आपको सेफर साइड रहना है तो। उसके आगे देखा जाए, वाई इज इम्पोर्टेंट, एन एफआईआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट सेट द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। जैसे ही जो आपको न्याय चाहिए उसको अगर हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे तो जब तक आप अपने अपराध में हो, जो आपके साथ अपराध हुआ है उसके बारे में सूचना नहीं देंगे, तब तक अपराध को जो अपराधी उसको पकड़ने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए और आपको जस्टिस न्याय दिलाने के लिए काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, इट इज़ ओनली आफ्टर द एफआईआर इज रजिस्टर्ड in the police station that the police takes up investigation of the case। क्योंकि पुलिस अधिकारी वैसे ही एक्टिव होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, जब तक आप नहीं देंगे उनको सूचना, कुछ भी हुआ है उनसे मतलब नहीं है, वो करने के लिए बाउंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया देयर आर 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन एफआईआर। कुछ जब आप एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं तो आपको नज़र में होना चाहिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, अदरवाइज वो हो सकता है एनसीआर भी हो जाए।
नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी उसे वो बना करके लिख सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने बताया अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, संज्ञेय अपराध के बारे में, कि क्या होती है, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। वो ऐसे ही कोई एलिमेंट होना चाहिए जो गंभीर दर्शा रहा हो, तभी वो एफआईआर में रजिस्टर्ड होगी। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी गिवन इन राइटिंग और ओरली टू द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन एसएचओ जो होता है उसको आप ओरली बता सकते हैं या फिर राइटिंग में दे सकते हैं। जब ओरली आप बताएंगे तो वो लिखवाएगा उसको, राइटिंग में देंगे तो भी उसको रजिस्टर्ड करके वो लिखवाएगा। ओके, आगे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी राइटन डाउन एंड साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, जो दे रहा है उसके द्वारा साइन होना चाहिए। एंड इट्स की पॉइंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेली डायरी। जो डेली डायरी उसमें उसके की पॉइंट मुझे नोट कर लिया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब कई बात ये चीज़ें होती हैं कि साइन की बात आती है। हो सकता है आप फ़ोन पे एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हैं, ऑनलाइन एफआईआर आप दे रहे हैं, फिर फ़ोन पे दे रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से, तब आप साइन कैसे करेंगे। बीएनएसएस में अब इसका प्रोविज़न कर दिया गया है, जब आप फ़ोन पे दे रहे होंगे इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे आती है तो फिर उसको जा कर के 3 दिन के अंदर साइन करना होता है। जो आदमी इन्फॉर्मेशन देता है उसके पास 3 दिन का समय होता है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने की होगी और वो 3 दिन के अंदर जा कर के उसमें साइन कर देगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट शुड यू मेंशन इन एफआईआर। आपके एफआईआर में होना क्या क्या चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो लोग एफआईआर लिखना शुरू करते हैं उनको जो भी समझ में आता है सारी चीज़ों भरते चले जाते हैं कि कहाँ निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कैसे हो रहा, तो ऐसी इतनी इरेलीवेंट चीज़ें लिख देंगे जो वहाँ से एफआईआर को एक कूड़ा करकट बना देती है, लगता ही नहीं कि इसके साथ अपराध हुआ है। तो जब आप लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा सजगता के साथ लिखें। ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। योर नेम एंड एड्रेस, जहाँ जिसके साथ अपराध हुआ है जनरली उसी के बारे में लिखा जाता है, वही लिखना स्टार्ट करता है। जो लिखता है कि प्रार्थी जो होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसका नाम और एड्रेस उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट होनी चाहिए उसमें, किस डेट पे घटना घटित हुई है, किस टाइम पे घटना घटित हुई है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इतने से इतने बीच के घटना थी वो। उसके बाद लोकेशन क्या थी एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर इन सब में ज़रा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन आया तो ये मान के चलिए आपकी एफआईआर डाउटफुल हो जाएगी। और जब भी डाउटफुल होगी, बेनिफिट ऑफ द डाउट जो होता है गोज टू अक्यूज पर्सन हमेशा होता है। जो एक्यूज्ड होता है उसे हमेशा बेनिफिट का डाउट मिलेगा। जो काउंसिल्स होते हैं उनके हमेशा एक चीज़ करते हैं कि इनको इनके जिससे जैसे भी एक डाउट क्रिएट करो। अगर सिंगल डाउट भी मिल गया उस आदमी ने अपराध नहीं किया है, अपने यहाँ के सेटल्ड लॉ बनाया गया है 100 अपराधी छूट जाएं ये चलेगा, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसी की वजह से जहाँ अगर डाउट होता है, एक भी डाउट क्रिएट किया गया, सपोज करिए आपने डेट में कोई गलती कर दी, डेट में बता दिया फला डेट को ये यहाँ पे थे, कई बार होता है काफ़ी दिन बाद एफआईआर रजिस्टर कराते हैं लोग तो डेट ही भूल गए रहते हैं। सॉरी, और सपोज करिए उस डेट को वो जाके किसी डॉक्टर के पास एडमिट था, तो आपकी तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, फिर कुछ नहीं हो सकती। टाइम का भी इशू होता है कई बार। अब हर जगह आदमी डिजिटली बैठा हुआ है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है, अगर आप टाइम सही नहीं बता रहे हैं, फेक टाइम, किसी फेक एफआईआर करवा रहे हैं, फेक टाइम है, तो भी आपकी एफआईआर डाउटफुल हो जाएगी। लोकेशन आप नहीं बता पा रहे हैं, लोकेशन कहाँ से कहाँ तक की थी, क्योंकि जब पुलिस वाला जाएगा इन्वेस्टिगेशन करे तो जहाँ पे अपराध घटित हुआ उस लोकेशन की वो नजरी नक्शा बनाता है। वहाँ पे क्या बनाता है, नजरी नक्शा कहते हैं, जिसको आप मैप कहते हैं, नजरी नक्शा के नाम से जाना जाता है। ये सीडी का अहम पार्ट होता है, यहीं से डिसाइड होता है कई बार कि लोग उसमें बताएंगे बॉडी इधर से पड़ी थी, इधर से उठाई गई थी। कई बार चांसेस कम होते हैं, सपोज करिए किसी को सामने से गोली मारी गई और वो बता रहा सामने ही गिर पड़ा, चांसेस ये होते हैं जनरली आदमी पीछे की तरफ गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें उसी समय आप देखनी होती हैं, ये एक अच्छा एडवोकेट हमेशा पकड़ लेता है। ओके,
लोकेशन और द इंसिडेंट यू आर रिपोर्टिंग, डेट, टाइम, लोकेशन। ये तीन चीज़ें अवश्य ही बिल्कुल आप क्लियर कर दें कि कहाँ कहाँ थी। और अगर ये डाउटफुल हुई, प्लेस ऑफ इंसिडेंट डाउट हुआ, टाइम हुआ, अकरेंस डेट अगर गड़बड़ हुई, तो आपकी एफआईआर डाउटफुल हो जाएगी। डाउटफुल होगी जब भी, तब जिसके खिलाफ आप एफआईआर करवाएंगे वो बिल्कुल छूट जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट एज दे अकर्ड। जैसा अपराध घटित हुआ है वैसा ही, ना कि बढ़ा चढ़ा करके आपको लिखना होता है। लेकिन जनरली ये किसी भी एफआईआर में होता नहीं है, लोग बढ़ा चढ़ा करके ही लिखते हैं। वो अपना उनका खुन्नस निकालने का एक तरीका भी होता है। ओके, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट। जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, यदि आप उनका नाम जान रहे हैं, उनका एड्रेस जान रहे हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी उसमें देनी होती है। फला का पुत्र है, फला जगह पे निवास करता है, सारी चीज़ें बतानी होती हैं। और मोटिव ज़रूर बताना होता है, किस मोटिव से वो ऐसा काम कर रहा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। और अगर कोई वहाँ पे आपको विटनेस दिख जाता है, आई विटनेस अगर कोई है जब घटना घटित हो रही थी, अगर कोई आई विटनेस है तो आई विटनेस के बारे में भी आप एफआईआर में ही अपने मेंशन करवा सकते हैं कि फला व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था। ओके, कुछ चीज़ें हम लोग अलग करते हैं जिसमें लिखा जाता है थिंग्स यू शुड नॉट डू। आपको कुछ चीज़ें करनी नहीं होती। क्या? नेवर फाइल अ फॉल्स कंप्लेंट और गिव wrong information to the police. You can be prosecuted under law for giving wrong information or for misleading the police. कई बार आप लोग सुनते होंगे, बड़ी मज़ेदार बात लोग बताते हैं कि साहब हम एफआईआर करने गए थे और पुलिस वाले ने हमें ही वहाँ पे थाने में बंद कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। ये वहीं की बात बताई जा रही, अगर पुलिस वाला अधिकारी जो वहाँ पे बैठा है उसको इतनी भान है, इतनी उसको नॉलेज है किसी चीज़ की कि ये व्यक्ति गलत तरीके के एफआईआर करवा रहा है, वो इसी में आपको सज़ा देने के लिए तुरंत उठा करके जेल में खुद ही बंद कर देता है कि यही आदमी है, खुरापात की जड़ है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा सावधान भी रह सकते हैं कि जब भी आप गलत इन्फॉर्मेशन ले करके जा रहे हैं या फिर किसी को कॉन्स्पिरेसी तरीके से फंसाना है, तो उसको अलग तरीके से एफआईआर लिखाई जा सकती है, उसको यहाँ बैठ के नहीं बताया जा सकता है। लेकिन वहाँ भी ये इसके चीज़ों की एलिमेंट्स को ज़रूर ही ध्यान में रखा जाता है कि ये एलिमेंट ऐसे बनाए जाए कि वो एफआईआर झूठी ना लगे। नहीं तो पुलिस अधिकारी आपको ही उठा करके किस लिए बंद कर देगा? मिसलीडिंग द पुलिस, पुलिस को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेवर एग्जैगरेट और डिस्टॉर्ट फैक्ट। तोड़ मरोड़ करके शब्दों को प्रयोग ना करें। जैसे ऐसे शब्दों का ना प्रयोग कर दें जो एकदम से लगेगी कि प्रोफेशनल है, ये तो एफआईआर है ही नहीं। एफआईआर वर्जन इसलिए कहा गया कि जो लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ उसमें लिखने के लिए भी पुलिस अधिकारी बाउंड होता है। अगर वहाँ पे अवधि चल रही है, वो व्यक्ति अवधि में शब्द बोला है, तो एज इट इज़ लिखने के लिए कहा गया एफआईआर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये चीज़ कहा है, जो एफआईआर होगी वो एज इट इज़ होगी इन द लैंग्वेज ऑफ विक्टिम, उसी की लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने शब्दों को उसमें प्रोफेशनल वर्ड्स ऐड कर दिए, लीगल वर्ड्स ऐड कर दिए, बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है। एफआईआर जो होनी चाहिए वो एज इट इज़ होनी चाहिए। जब भी आप लिखें तो लोकल लैंग्वेज में लिखें, तो ऐसा ये महसूस हो जाएगा पुलिस अधिकारी को कि ये जो एफआईआर है आई है, कंप्लेन आई है सामने, बिल्कुल सही है। ओके, नेवर मेक वैग्यू और अनक्लियर स्टेटमेंट। अब ऐसे वहाँ पे स्टेटमेंट ना दें आप, कोई भी ऐसे वाक्यांश का प्रयोग ना करें कि वो ऐसा लगने लगे कि पूरी तरीके से मनगढ़ंत पर बनाई गई है। ओके, व्हाट हैपन्स आफ्टर एन एफआईआर फाइल। जब एफआईआर फाइल हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। हमने बताया विटनेसेस को स्टेटमेंट लेने लगती है, साइंटिफिक मटेरियल जितने होते हैं उसको इकट्ठा करती है। दे कैन अरेस्ट एलिज्ड पर्सन एज पर लॉ। अगर उसको लगता है कि अपराध ऐसा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए उसको तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो एज पर लॉ ही उसको अरेस्ट भी करेगा, जैसे लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया अरेस्टिंग करने के लिए। इफ़ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू corroborate द एलिगेशन ऑफ द कंप्लेनेंट,
देन अ चार्ज शीट विल बी फाइल, जब लगता है हाँ कि एविडेंस सफिशिएंट आ गया है तो चार्ज शीट भी फाइल कर देगा, ठीक है। कैंसलिंग द रिपोर्ट ट्रैश, तो ये इन्वेस्टिगेशन का ही पूरा पार्ट होगा, ओके। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो अलग से बताऊंगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करती है, उसको पावर किस सेक्शन से मिलता है, पुलिस वाले कहाँ तक एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड होते हैं, री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग एफआईआर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इफ़ द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर, तो इसमें सिर्फ ये बताया गया कि सीआरपीसी में जो वहाँ पे आप देखेंगे वो 154(3) में बताया गया, इफ पर्सन एग्रीड बाय द रिफ्यूजल ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो क्या कर सकता है, सुपरिंटेंडेंट को दे सकता है। देखिए बड़ी आसान भाषा में मैं बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये तरीका होता है, पहले आप 156(3) में जाते थे, 174(4) जो हो गया। अभी के लिए आप ये जान लीजिए एफआईआर जब आप लिखवाने जाते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, आपको ज़रा सा भी कोई उनसे बहस बदतमीजी नहीं करनी है, बिल्कुल आप वहाँ से उठ करके जा सकते हैं और एसपी के पास आप एक वही सेम कंप्लेन लिख करके और ये लिखते हुए कि वहाँ पे हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना लेकर के गए थे, ठीक है। आप एसपी के पास बाई डाक भी भेज सकते हैं, स्वयं भी जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जा कर के जब एसपी भी नहीं सुनता है तो आप, कई बार होता है कि लोग जा कर के वहाँ पे हायर अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन की तरह भी अपने बातों को भेज सकते हैं, जो और उनके सुपीरियर अथॉरिटी हैं उनको भेज सकते हैं। सपोज करिए वो भी नहीं सुनते हैं, तब आप कोर्ट के पास चले जाते हैं, और कोर्ट के पास जब जाते हैं तो आप एक कंप्लेन की तरह लेके जाते हैं, ठीक है। कंप्लेन क्यों करने जाते हैं, कंप्लेन इस बात की होती है कि जो काम पुलिस वालों को करना था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। उसके बाद अल्टरनेटिव रेमेडी हमारे पास थी, एक वैकल्पिक उपचार था, हमने एसपी के पास गए, हमारी बातें वहाँ भी नहीं सुनी गई। जिला स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार सबसे बड़ा एसपी को ही बनाया गया, एसपीएस एसपी को ही बनाया गया, वो भी हमारी बात नहीं सुने तो अब कौन सुनेगा, तो जज साहब अब सुनेंगे, मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ ये केस एफआईआर करवाने लायक है तो पहले एक पुलिस रिपोर्ट मंगाता है, पुलिस रिपोर्ट मंगवा करके उसी पे बहस होती है, और उसको अगर लगता है कि हाँ रजिस्टर्ड करवा के इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता है तो वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस अधिकारी को ऑर्डर कर सकता है। एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद फिर से वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। इन केस लगता है कि एफआईआर की नीड नहीं है, इसको एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट कर लेना चाहिए। कंप्लेंट केस जब ट्रीट करता है तो जो आदमी कंप्लेंट लेकर के गया है, जो आदमी, एक सेकेंड, जो आदमी कंप्लेन लेकर के गया है उस आदमी को क्या करेगा, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट, ठीक है। स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करेगा और जो विटनेस आएंगे उनका परीक्षण करेगा, जो विटनेस होंगे उनको समन करेगा और फिर बुलाएगा। पहले वो ये देखेगा खुद से ही कि क्या एफआईआर रजिस्टर कराने लायक मामला था भी या फिर नहीं, और अगर होता है तो वहीं से उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करते हुए वो आगे बढ़ जाएगा, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन कराने की नीड है तो भले किसी पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कह सकता है, ओके। अभी हम लोगों ने बात किया था ऊपर कि व्हाट इज द जीरो एफआईआर, ओके। जीरो एफआईआर क्या होती है, तो कहा गया कि हमने बताया जब मान लीजिए कोई अपराध है वो ऐसी जगह घटित होता है जहाँ पे वो आदमी है नहीं जिसको इन्फॉर्मेशन देना है, इन्फॉर्मेशन देने वाला इस जुरिस्डिक्शन से बाहर है। सपोज करिए यूपी में हो रहा है तो कहीं और दे रहा है, फिर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, मान लीजिए लखनऊ में हो रहा है, वो आदमी इलाहाबाद में एफआईआर करवाना चाह रहा है या फिर उस टाइम पे वहाँ पे है, तो जीरो एफआईआर वो रजिस्टर्ड करवा सकता है। जो एफआईआर जो सूचना देगा, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो उसको देगा वहाँ पुलिस अधिकारी को, वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन उसका है। अब कुछ लोग के दिमाग में आता है कि हम यहाँ क्यों नहीं करवा सकते। देखिए इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, वो ये है कि जहाँ पे अपराध घटित होता है वहाँ पे एविडेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होने की संभावना होती है।
इस वजह से उस जुरिस्डिक्शन में आपको भेजा जाता है कि आप वहीं पे एफआईआर करवाइए। जो पुलिस पर्सोनल होंगे वहीं पे दौड़ेंगे, उनको एविडेंस वहाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब पता लगे कि एफआईआर आप करवा रहे हैं, लखनऊ में घटना घटित हुई है श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती से पुलिस आकर के यहाँ पे बार बार आएगी, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पुलिस नहीं है। तो जहाँ पे जुरिस्डिक्शन में डाउट होता है वहीं पे ये एफआईआर करवाने का इसीलिए बनाया गया तरीका। कहा गया कि when a police station receives a complaint regarding an alleged offence that has been committed in the jurisdiction of another police station, it registers an FIR and then transfer it to the concerned police station for further investigation। वो ट्रांसफर कर देगा। इसी को क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर कहते हैं। आगे एक चीज़ और कहा गया, नो रेगुलर एफआईआर नंबर। उस टाइम पे कोई रेगुलर एफआईआर नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आप मार मत मचाइएगा। आफ्टर रिसीविंग द जीरो एफआईआर, जब उनको जीरो एफआईआर मिलेगी आपको, तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं पड़ा रहेगा। कंसर्न पुलिस स्टेशन रजिस्टर्ड एज अ फ्रेश एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। जब उस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे घटना घटित हुई है एफआईआर ट्रांसफ़र करी जाएगी, उस टाइम पे वो फ्रेश एफआईआर रजिस्टर करेंगे और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, कुछ चीज़ें हैं बताई गई कि जो कंप्लेंट है और एफआईआर है उसमें अंतर क्या होता है। सीआरपीसी डिफाइंस कंप्लेंट एज एनी एलिगेशन मेड ओरली और in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। okay, पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, पहले तो ये जान लीजिए। कंप्लेंट में ये कहा गया जब आप अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में या फिर किसी के साथ घटना के घटित होने के बारे में लिखित में या फिर मौखिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जा कर के स्टेटमेंट देते हैं तो वो कंप्लेंट केस की तरह माना जाता है। ओके, वहीं जगह एफआईआर में क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस, पुलिस इसको प्रिपेयर करती है एफआईआर को। आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट द कंप्लेंट, जो फैक्ट आप कंप्लेंट में लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, उसको वेरीफाइड करता है क्या सच में ये सही है, तब वो एफआईआर को तैयार करता है। एफआईआर में कंटेंट डिटेल्स क्राइम एंड क्रिमिनल, जिसका क्रिमिनल के बारे में आप बता रहे हैं कि ये फला अपराधी है, एफआईआर में वो चीज़ लिखी रह सकती है, कंप्लेंट में ये चीज़ें आप में भी ना लिख पाएँ या फिर आपको पता ना हो। ओके, यही दोनों में अंतर होता है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने शुरू में ये कहा था कि हम एफआईआर लिखेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। ठीक है, जब भी आप शुरू करते हैं एफआईआर लिखना तो सबसे पहले मान लीजिए हम हिंदी में बिल्कुल शुरू करते हैं। लिखा है सेवा में, सेवा में किसे अब आप देंगे, आप ये लिखेंगे एक प्रार्थना पत्र की तरह। तो मान लीजिए कि थाना प्रभारी को आप लिख रहे हैं, थाना प्रभारी कौन सा थाना है आप ये लिखेंगे। मान लीजिए कि विनम्र खंड है, विनम्र खंड, थाना प्रभारी विनम्र खंड। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे जो प्रार्थी है, सूचनाकर्ता जो है, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या नाम है उसका। मान के चलिए उसका ए नाम है, निवासी है तो आप बताएंगे पहले तो बताएंगे सन ऑफ, फिर बताएंगे रेजिडेंस ऑफ, फिर उसके बारे में पता लिखेंगे, फिर उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर ये बताएंगे कि किसने वो अपराध किया है उसके बारे में। अज्ञात हैं तो अज्ञात हैं, अगर नाम पता है तो बताएंगे कि अभियुक्त कौन कौन है, अभियुक्त जो हैं वो कौन है, वो किसके बेटे हैं, कहाँ पे वो लोग निवास करते हैं, उनका अगर फ़ोन नंबर पता है तो। उसके बाद अब लिखना आप आगे शुरू करेंगे कि जो तथ्य आपके साथ घटना घटित हुई है। मान लीजिए कि कहीं पे झगड़ा होती है, ठीक है, कोई एरिया है, सी जगह पे कोई झगड़ा होती है, तो वहाँ पे आप लिखवाना क्या शुरू करेंगे कि फला फला लोग थे जिनका नाम लिए आप, वो जिस तरीके से अगर वो एकजुट होकर के आते हैं या फिर कहीं से पहले से कॉन्स्पिरेसी रही थी या फिर पहले से ही आपको वो जानते थे इस रास्ते पे आप जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप बात लिखेंगे, जिससे क्या तय हो जाएगा, मोटिव, कि ये क्यों इसको मारना चाह रहे थे, और इंटेंशन, ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि उनका मोटिव और इंटेंशन था कि आपको चोट कारित करी जाए।
नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। रास्ते में अगर कोई भिड़ंत हो जाती है तो मान लिया जाए एक्सीडेंटली हो गया, कोई प्लान प्रिपेयर करके नहीं आया गया था। तो वो चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी होगी कि आप उनको पहले से जानते थे, नहीं जानते थे, क्यों मारना चाहते थे, या फिर ये अपराध घटित हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, आगे आप क्या लिखवाएंगे। अब ये देखेंगे कि जो घटना घटित हुई है वो जिस स्थान पे, उस स्थान को बिल्कुल क्लियरली आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद किस टाइम पे हुई, ये बात है कि लगभग इतने बजे आए, अगर आप एग्जैक्ट बता पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये चीज़ बता दिए, डेट आप बता दिए, और उनसे लास्ट में आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर फर्दर प्रोसीडिंग किया जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। ये आपके लिए एक प्रोफार्मा है, अगर ज़रूरत होगी किसी को तो मुझसे कांटेक्ट करेगा। अगर और बेहतर तरीके से जानना है तो मैं उसको और अच्छे से ये चीज़ बता दूंगा। और ऑनलाइन कई FIR हैं, आप देख भी सकते हैं कैसे वो चीज़ें मेंशन होती हैं। उसमें एक एक चीज़ लिखी होती है कि कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई, कितने बजे रजिस्टर्ड हुई, अपराध की जो समय थी वो क्या था, जब FIR लिखवाएं तब क्या समय था, इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट हुई है, ये सारी चीज़ें CD में मिलती हैं, केस डायरी में, बहुत सारी चीज़ें। ओके, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करके कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। ये वकील साहब 1997 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।